तो भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास, तो इसमें लिखिए भारत का संविधान एक दिन की उपज न होकर, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कुछ लोग ऐसा राइटिंग बना के लिखते हैं कि राइटिंग ख़राब ना हो जाए, है ना, बड़े नाजुक तरीके से उसको राइटिंग को जो है सहेज के कि अरे बचपन से मैंने बड़ी मेहनत करके राइटिंग बनाई थी, कहीं इसमें ना कोई वो कमी आ जाए, हैं। नेक्स्ट, भारत का संविधान एक दिन की उपज न होकर वर्षों के अनुभव का प्रकाश पुंज है। अब इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, वर्षों के अनुभव का प्रकाश पुंज है, वर्षों के अनुभव का प्रकाश पुंज है। इसकी जड़ें स्वतंत्रता के वटवृक्ष की जड़ों से क्या हुआ, इसकी जड़ें स्वतंत्रता, इसकी जड़ें आगे बताऊंगा अभी, इसकी जड़ें स्वतंत्रता के वटवृक्ष, वट मतलब बरगद का पेड़, स्वतंत्रता के वटवृक्ष की जड़ों से जकड़ी हुई है। स्वतंत्रता के, इसका इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होकर, इसका इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होकर इतश्री सन 1950 में होता है। इतश्री सन 1950 में होता है। ठीक, पहला 1600 का राजलेख, 1600 एडी का राजलेख, चार्टर 1600 चार्टर। अब इसके तहत पॉइंट बाई पॉइंट लिखिएगा बस, ठीक है। लिखिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, जो पॉइंट बोलता जाऊँ पॉइंट लिखते चले जाइए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की इस एक्ट के तहत, ठीक है, 1600 एडी के एक्ट के तहत महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ बताइए। सर जैसे अधिकार दिया तो वो जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फॉर्मेशन थी उसमें जो इन्वेस्ट हुआ था वो गवर्नमेंट ने किया था या प्राइवेट सेक्टर लोग थे? देखिए यही क्वेश्चन आया था पीसीएस में अभी, में हिस्ट्री में आया था कि ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति यूरोप के अन्य देशों से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, ब्रिटेन चूंकि पूंजी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्वायत्तता है, गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेटर का भूमिका निभाती है, कंट्रोल नहीं करती इकोनॉमी को। ठीक है, कंट्रोल करने का काम किसका है, कौन इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, मार्केट। हमारे यहाँ पे कंट्रोल मतलब समझ रहे हो ना, जैसे अब डीजल पेट्रोल हर चीज़ का दाम कौन कंट्रोल कर रहा है, मार्केट कर रही है, डिमांड बढ़ेगी महंगा कर देंगी। ठीक है, लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे कंट्रोल इकोनॉमी को गवर्नमेंट करती है, जैसे रसिया, मार्केट में चाहे जितनी डिमांड हो जाए लेकिन मूल्य निर्धारण काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। वो होती हैं कैसी कंट्रीज, वो होती हैं सोशलिस्ट कंट्रीज, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे टोटल कैपिटलिस्ट था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, तो वहाँ पर जो भी कार्य किया गया, जो इन्वेस्टमेंट किया गया इस कंपनी के ऊपर कि आप जाइए व्यापार कीजिए, वो एक प्राइवेट कंपनी थी। अन्य देशों में देखिए रसिया पूरा गवर्नमेंट, अन्य देशों में फ्रांस की कंपनी जो भारत में आई थी वो पूरी गवर्नमेंट कंट्री, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट था, है ना। प्रोफेशनलिज्म बहुत बड़े स्तर का था, ये एक बहुत बड़ा कारक था जिस कारण से इसने पूरे विश्व पर राज किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, फ्रांस की कंपनी क्यों डूब गई, गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट जो है, अब वही बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारे कारक मैं लिखवा चुका हूँ। मॉडर्न इंडिया पे आने वाले समय में पढ़ेंगे जब यहाँ पे भारत में यूरोपीय कंपनियाँ आएंगी, आधुनिक भारत के विषय वस्तु है ये। तो आप बताइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब वो प्राइवेट बिजनेसमैन को यहाँ पे आके बिजनेस करना था
तो क्या ऐसी जरूरतें थी कि उसे एलिजाबेथ से वो पत्र साइन करा के लेके आना तभी वो आ सकता था, या नहीं उसके बिना नहीं आ सकता था? क्या जैसे कि भारत से रिलायंस को जाना है किसी अदर कंट्रीज़ पे, तो कुछ कानून है ना, फेरा कानून है, फेमा कानून है ना। अब और तब की स्थितियाँ तो अलग अलग थी ना। ब्रिटेन, हम तो 1947 में प्रबुद्ध हुए, ब्रिटेन में तो बहुत पहले से सारी चीज़ चल रही थी। वहाँ पे 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हो गई, जहाँ पे सारे अधिकार राजा ने क्या किए, संसद को सौंप दिए। वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है। वहीं से पूरा जितना वैज्ञानिक खोज हो गई मध्यकाल की, जितना भी वहाँ पे इतिहास लेखन का काम है, देखो भारत का इतिहास किसने लिखा, पी रॉबर्टस ने लिखा, विसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा, ठीक है। पूरे विश्व की खोज करने वाले यूरोपी थे। तो यूरोप में तो बहुत पहले से अवेयरनेस था, वहाँ पे शासन सत्ता ये सब कुछ रेगुलेट। जैसे मुगल काल है, अब मुगल काल में ही यदि कोई जाना चाहेगा बाहर, ठीक है, तो अब या फिर कोई आना चाहेगा तो अकबर के द्वारा कुछ तो रेगुलेट किया जाता था ना, है ना। ऐसा नहीं था कि रेगुलेशन नहीं था, स्वायत्तता नहीं थी, ऐसा नहीं था। चूँकि यूरोप में सब बहुत प्रबुद्धवादी वर्ग था, इस कारण से वहाँ पे या कहीं ना कहीं उनको पीछे से बैकअप चाहिए था सरकार के द्वारा, नहीं, इसलिए उन्होंने आप जा ही नहीं सकते, लीगल काम नहीं कर सकते। ब्रिटेन में लॉ ऑफ रूल, वो कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पर कानून का, विधि का शासन है। वहाँ सबसे बड़ी जो भारतीय संविधान में विधि का शासन अपनाया गया, वो कानून वहाँ से उठाया गया। और ब्रिटेन में 1215 से ही मैग्ना कार्टा, लोगों के अधिकारों का अधिकार पत्र जारी किया जाने लगा था। फंडामेंटल राइट्स वहीं से लिए गए, वहीं से एक शुरुआत होती है फंडामेंटल राइट की। तो हम बहुत पीछे हैं उनसे भाई, वो बहुत पहले से वो पूरा वर्ग। सर ठंडी जलवायु है, 24 घंटे पढ़ने का काम उनका हमारे बिल्कुल 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 ठंडी जलवायु है। हम लोग के यहाँ समय और परिस्थितियों के साथ हम चेंज होते रहते हैं। हमारे यहाँ यूपीएससी का एग्ज़ाम जैसा है पूरा एक साल। यूपीएससी एग्जाम में क्या होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, हर 7 मिनट बाद पूरा जोन चेंज करना अपने दिमाग का, नया क्वेश्चन नया दिमाग, हर क्वेश्चन में नई चीज़, हर क्वेश्चन में नया चैलेंज, हर क्वेश्चन में नए तरीके से समझना, फ्रेम करना। वैसे ही यहाँ गर्मी है, अभी पता चला थोड़ी देर बाद कड़ाके दी धूप आ जाए, पता चला आधे घंटे बाद मौसम इधर उधर गया, बारिश करा दिया, इसके बाद आधे घंटे बाद बढ़िया तूफानी वो चल गया माहौल। अब तो बढ़िया मानसून भी आ गया है, अब मौका, अब बहुत पढ़ सकते हो, अब आपके पास एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी है। बढ़िया खिड़की के पास बारिश होती रहे, झमाझम झमाझम, गर्मा गर्म पकौड़े आएँ अपने हाथ में, भारत का भूगोल हो और आराम से खाएं। थोड़ी देर बाद मूड ख़राब हो, जाइए छत अपनी, आराम से टहलिए, बढ़िया कान में लीड लगाइए, मोबाइल को पन्नी में भरिएगा। इसके बाद जो है आराम से टहलिए, पानी में झमाझम, थोड़ी देर झमाझम नहाने के बाद आराम से आइए, फिर नहाइए, फिर अपनी बढ़िया बैठ जाइए। थोड़ी देर खांसी जुकाम ज़रूर होता है, उसके लिए चाय बढ़िया तुलसी वाला कड़क पत्ती का मस्त वाला पीने के बाद फिर झमाझम मदमस्त हो जाइए, फिर रज़ाई निकालिए, तानिए, सो जाइए है ना। अरे बढ़िया मौसम है, ज़बरदस्त, खूब पढ़ सकते हैं आप। ये मौसम का जो मज़ा है ना, ठंडी से भी अच्छा लगता है मौसम। 4 महीने जो आए हैं बरसात के, बसंत की तरह हम भी हरे भरे हो जाएं, है ना। मन बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में रहता है, पानी बरसे तो सही। ठंडी में क्या होता है, ठंडे में तो 3-4 ऊपर से गद्दे ओढ़ के बिल्कुल ऐसे करके, काफ़ी पकड़े कैसे, हाथ निकालना पड़ता है ना, है ना। इसमें तो बढ़िया ठंड भी है और बढ़िया आराम से, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है इस टाइम पीरियड पे। अक्टूबर में गड़बड़ हो जाएगा, अक्टूबर में क्या होगा, मानसून वापस चला जाएगा। और मैंने पढ़ाई थी अक्टूबर की ऊष्मा, अक्टूबर की ऊष्मा क्या होता है, जैसे कूलर चला दो, ठीक है, और बाहर से आओ तो अंदर आओगे तो गर्मी लगेगी, ऐसा लगेगा कि उमस है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो वैसे ही क्या होगा कि अक्टूबर में तो तब भी सूर्य क्या हो रहा होता है, दक्षिणायन हो रहा होता है उस दौरान। लेकिन फिर भी ये जो आपका कर्क रेखा है ना, इसमें लंबवत किरणें आ जाती हैं, थोड़ा तिरछी होती हैं लेकिन तब भी होती हैं। तो कहीं ना विषुवत रेखा में तो साल भर पड़ती हैं, हम तो विषुवत रेखा से थोड़ा ही ऊपर हैं, तो ऊर्जा मिलती है भारत को, भारत वाले क्षेत्र को, भारत के अक्षांशीय क्षेत्र को। तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पानी, अब पानी के बाद जो है ना पूरा वायुमंडल में छोटी छोटी बूंदें, पूरा वायुमंडल, तो आपको उमस बहुत बुरा लगेगी, कपड़े पहनने का मन नहीं करेगा। उमस क्यों लगती है, शरीर से पानी पीते हो, पसीना निकलता है लेकिन वो सूखता नहीं है। क्यों, कैसे सूखेगा, क्योंकि वो पूरा इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि जो गीला है, हवा आएगी और गीलापन देके चली जाएगी। हवा क्या करेगी, गाल में पता चला आई और पानी देके चली गई। अब लिपे उसकी ज़रूरत नहीं, लिप गार्ड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ठंडियों में पड़ती है, ठंडी में क्या करती है हवा, बेचारी के पास पानी नहीं है, आते ही आपके गाल का लेके चली जाती है ना, गाल फटने लग जाते हैं।
ओठ फटने लग जाते हैं, लिप्स गार्ड चाहिए कि हमारा सब कुछ ठीक रहे माहौल। ठीक है, तो वही है, सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पढ़ेंगे। तो अभी मौका है, पढ़ो, जुलाई का ही मौका, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना है हमारे पास। 3 महीना ज़बरदस्त खतरनाक पढ़ाई, ऐतिहासिक अध्ययन। 15 वर्षों तक अधिकार दे दिया फिर उसके बाद। आपने तो ही तो चार्टर एक्ट में ले गए थे, इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे मत छेड़ो। तो 15 वर्षों तक का अधिकार हो गया। इसके बाद इस कंपनी के, जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, नेक्स्ट पॉइंट में, कंपनी के शिखर पर गवर्नर और अन्य 24 सदस्य, शिखर पर गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे, 24 अन्य सदस्य थे। इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। इसे गवर्नर और उसके परिषद की संज्ञा दी गई। नाम क्या दे दिया गया इसका? गवर्नर और उसकी परिषद। टोटल कितने लोग थे? 24 + 1, हाँ 25 हुए। 25 साल का ही तो हुआ था मैं पर कल। नेक्स्ट है 1726 का राजलेख। 1726 का राजलेख, ठीक। सर ये जो परिषद थी इसमें एलिजाबेथ इस परिषद में ना, राजा क्यों होगा? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, बस। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या होता था? वहीं से होता था, ऊपर से। नेक्स्ट 1726 का राजलेख। इसमें एक ही छोटा सा सुधार है। इसमें लिखिए, इस राजलेख के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? मुंबई, मद्रास और मुंबई नहीं, बम्बई, मद्रास, हाँ, कोलकाता, बंगाल। प्रेसिडेंसी का नाम क्या था? आप कोलकाता लिख लोगे तो इतिहास के जो वो टीचर होगा ना, उसको लगेगा इसने क्या कर डाला, पाप कर दिया। नहीं, आपको नाम लेना जो एग्जैक्ट है। जैसे मद्रास लिखना, चेन्नई नहीं लिखना, मुंबई नहीं लिखना, बम्बई लिखना। बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, इंटरव्यू में बोल दोगे तो गड़बड़ा जाएगी बात, है ना। जो उस टाइम पे नाम था वही। तो लिखिए, इस राजलेख के द्वारा कोलकाता, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल, कोलकाता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अभी ये विधि कौन बनाता था? अभी कौन कानून बनाता था? इससे पहले इंग्लैंड में एक निदेशक बोर्ड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। कंपनी में होते ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बनाया करते थे। अब किसको पावर दे दी गई 1726 के एक्ट के तहत कि कंपनी के कानून कौन बनाएगा? गवर्नर और उसकी परिषद बना, हाँ, राज्यपाल, गवर्नर और उसकी परिषद। ठीक है। नेक्स्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नाम ही है रेगुलेटिंग, रेगुलेट करने की बात कर रहा है ये किसी को। किसको रेगुलेट और कौन किसको रेगुलेट कर रहा है? अब देखो, ये प्राइवेट कंपनी थी, अब आप ही खुद बताओ, ठीक है। नीतीश जी की कंपनी रातों रात इतना पैसा कमा ले जाए, शेयर मार्केट में उछाल हो जाए, तो सरकार का तो दिमाग गड़बड़ाएगा। ऐसे कैसे, बहुत पैसा, प्राइवेट है ना। नीतीश जी पता चला फॉरेन में डाल दिया अपना पूरा, ठीक है, वहाँ खूब कमा रहे हैं, पता चला कब्जा वब्जा भी कर लिए, 3-4 क्षेत्रों को वहाँ पे पूरा खरीद लिए, पूरा अफ्रीका महाद्वीप में कब्जा जमा लिए, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं बड़े बड़े स्तर का। तो सरकार का मूड तो कुछ ख़राब होगा कि इसको रेगुलेट करो भाई, कहीं इतना पैसा ना हो जाए कि सारा का सरकार की पूरी निगाह है उसमें कि ये इतना पैसा कमा रहे तो टैक्स भी दे, और इतना टैक्स ले लें कि इतना अमीर ना बन पाए कि सरकार से ज़्यादा पैसा वाला हो जाए। ऐसा मनसा है क्या? नहीं होती। मुकेश अंबानी तो अमीर है ना, लेकिन टैक्स देते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो जब यहाँ पे कंपनी अपना प्रभाव बढ़ाती चली गई, प्लासी जीत गई, प्लासी के बाद वांडीवास से इनको निकाल दिया, बेदरा के युद्ध से उनको निकाल दिया, है ना। कंपनी कर रही है ये काम, अभी सरकार का कोई रोल नहीं है। कंपनी अपनी सेना रख रही है, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ होती है ना, यहीं के भारतीयों को रिक्रूट कर लिया, कुछ वहाँ से ले आए, ठीक है। तो जब उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, व्यापार क्षेत्र में वो सरप्लस पे जा रहे थे, तो संसद को लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, इसको विनियमित करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक्ट पारित कर दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट।
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, नाम ही है ना। तो इसमें देखिए क्या क्या हुआ, लिखिए नंबर 1, बहुत इम्पोर्टेंट रहा ये, ठीक है। सबसे पहले जो ये दो प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को के गवर्नर्स की पावर ख़त्म कर दी गई। ख़त्म नहीं की गई लेकिन कम करके किसको दे दी गई, बंगाल के गवर्नर को, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही लिख लीजिए, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान, इस अधिनियम ने पहली बार कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया, एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया। और सुनिश्चित शासन पद्धति का श्री गणेश किया, और सुनिश्चित शासन पद्धति का श्री गणेश किया। सुनिश्चित शासन पद्धति का श्री गणेश किया। इस अधिनियम के अधीन 1774 में, इस अधिनियम के अधीन 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में, हाँ 1774 में, 1700 कलकत्ता में एक सर्वोच्च 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश, एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, ठीक है। ब्रिटेन में एक संस्था थी, वो राजा की ही एक तरह से, जैसे पहले राजा होता था ना, राजा के पास एक परिषद होती थी, उसको बोलते थे प्रिवी काउंसिल। तो यदि कोई अपील करना हो तो अपील करने कहाँ जाना पड़ता था, ब्रिटेन जाना पड़ता था, ठीक है। अपील उसकी होती थी प्रिवी काउंसिल में, राजा की परिषद के पास, राजा भी उसका सदस्य होता था। तो ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय था नहीं। ब्रिटेन में तो कुछ समय तक लॉर्ड सभा सर्वोच्च न्यायालय का काम करती रही। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है, वहाँ पे लॉर्ड सभा और कॉमन सभा है। वहाँ की न्यायपालिका का क्या नाम है, वहाँ की संसद का नाम, विधायिका का नाम भी संसद है। हमारी विधायिका का नाम भी संसद है, वहाँ की विधायिका का नाम भी संसद है। तो वहाँ पे भी 2 सदन है, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, उसका नाम है प्रतिनिधि सभा और सीनेट, उसके भी 2 सदन है, ठीक है। तो लॉर्ड सभा में आपको सच बताएं, कभी आप देखिएगा, नेट पे डालिएगा कॉमन सभा, देखिएगा कॉमन सभा क्या, कॉमन सभा से ज़्यादा सदस्य तो उसमें लॉर्ड सभा में लगभग 1000 कुछ प्रतिनिधि है। इतनी बड़ी संख्या कैसे बैठते हैं जानते हैं, सट के बिल्कुल अगल बगल, और एक आदमी को जाना होता है तो दूसरे को खड़ा होना पड़ता है, इतनी भीड़ हो जाती है। जब महारानी यदि कभी देखिएगा, कॉमन सभा में भी यही हाल है। पता नहीं इतना छोटा क्यों बना है, थोड़ा बड़ा सा हॉल बनाते, इतना पैसा लूट के ले गए हो, इतना बड़ा बनाओ कि सब दूर दूर बैठें। कम इतना नज़दीक हो गया है कि बिल्कुल ऐसा बैठते हैं कि एक आदमी के बगल से 4 लोग सटे बैठे हुए हैं। जैसे बस वो जनरल वाली बोगी होती है ना, कि 4 की जगह 8 बैठते हैं, जगह 4 की हुई, ऐसे बैठे रहते हैं। और
पहले से वो खुला था, लेकिन फिर सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई होगी। ज़्यादा प्यार दिखाते हैं कह रहे हैं। पहले सदस्यों की संख्या कम होगी तो बड़ा होगा, अभी सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो गई होगी। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा इसलिए हो गई क्योंकि वहाँ पे जो राजकुमार हैं, जो राजकुमार होते हैं ना, या प्रिंस। हाँ प्रिंस, सभी प्रिंसेस उसके सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, आप यदि प्रिंस हो तो राज्यसभा से जुड़ाव आपका हो जाएगा। और जैसे कि आप देखते हो ना लॉर्ड माउंटबेटन, ये सब कौन थे? राज्यसभा से ही तो आए थे, नाम ही है लॉर्ड सभा, है ना, वहीं से आए थे सब। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सब उसी के सदस्य थे, भारत में आके फिर ये गवर्नर जनरल बन के गए। ठीक है, लॉर्ड शब्द लगा इनके आगे। चलो ठीक है। इस अधिनियम के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इस अधिनियम द्वारा, अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, व्यापार दो तरीके से कर रहे थे ये लोग। रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए भी बनाया गया क्योंकि कंपनी व्यापार दो तरीके से हो रहा था। कैसे? मान लो आप हो, किसी कंपनी से जुड़े हो, ठीक है, और कंपनी का कोई प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट बताइए, कोई प्रोडक्ट का नाम लीजिए। अरे ऐसे कैसे, कोई भी, कोई बताइए। बैटरी वाला, ठीक है, बैटरी वाला। तो कंपनी तो बैटरी बेच ही रही है, पता चला आप भी दो बैटरी अपना चुपचाप साइड में कि मेरे अपने घर पे लगाना है। वहाँ पे मैंने भारत में लिया है एक ठो बढ़िया सा घर, तो कंपनी के सदस्य अलग अपना पूरा चुपचाप। तो दो तरीके से व्यापार होता है, कंपनी भी कर रही थी, कंपनी के कर्मचारी भी कर रहे थे चुपचाप। ठीक है, तो कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा जो इस तरीके की गतिविधियां कर रही थी उसके लिए क्या कर दिया, परमिट सिस्टम बना दिया, लाइसेंस प्रणाली बना दी गई कि बिना लाइसेंस के आप व्यापार, क्योंकि मोनोपोली थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, कोई अदर कंपनी नहीं आ सकती थी। जाएगा तो सिर्फ रिलायंस जियो जाएगा, बाकी एयरटेल नहीं जाएगा, ऐसा सिस्टम था। प्रतिस्पर्धा का अभाव था। ये सब कब हुआ? 1833 के एक्ट के बाद हुआ। मोनोपोली ब्रेक कर दी गई कंपनी की। धीरे धीरे कंपनी जब इतना प्रभावशाली होती जा रही थी, सरकार ने सीधे सीधे इसे खत्म करना शुरू किया। औद्योगिक क्रांति वहाँ बड़े स्तर पर हो चुकी थी और औद्योगिक क्रांति के कारण से बड़े बड़े व्यापारी पैदा हो रहे थे, अधिशेष बड़े मात्रा में बन रहा था। मार्केट भारत जैसा मार्केट नहीं था कहीं पर भी। ठीक है, तो उन्हें यह था कि अब भारत के लिए सबके द्वार खोलने पड़ेंगे। वहाँ पे विद्रोह पैदा हुआ, यार ईस्ट इंडिया कंपनी भर को क्यों देंगे आप पूर्वी देशों में? सिर्फ भारत की बात होती तो चलता, भारत के अलावा हर कंट्री में जो ब्रिटेन से पूरब के देश हैं सब पे व्यापार एक ही करेगा, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे राइट्स थे इसके पास। ठीक है, तो ये लाइसेंसिंग प्रणाली का भी लिख लीजिए। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार का बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। नहीं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करके कोष्टक में आगे लिख लीजिए। ये हुआ था 1781 के एक्ट में थोड़ा। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट लिखवा दिया, इस पॉइंट के आगे लिख लीजिए 1781 का एक्ट। दरअसल क्या था, 1773 के एक्ट में बहुत सारी कमियां थीं। उन कमियों को ख़त्म करने के लिए एक दूसरा एक्ट पारित करना पड़ा जिसको बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट, संशोधनात्मक अधिनियम। ठीक है, उसके तहत ही ये कार्य किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए जो है कानून बना सकती थी कंपनी। इस तरीके से कंपनी को कानून बनाने के दो अधिकार प्राप्त हो गए, दो कानून। एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1781 का अमेंडिंग एक्ट। दो एक्ट के माध्यम से, तो इसमें कोष्टक में लिख लीजिएगा अभी अमेंडिंग। नेक्स्ट अभी 73 वाले एक्ट में ही लिखिएगा, उसको कोष्टक में कर दीजिए 81 को। ये 1781 के एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है, गड़बड़ ना कर लीजिएगा। 73 नहीं है वो, 81 है, मेंशन कर लीजिए किसी भी तरीके से, धोखा सा बात निकल गई। यहाँ से काट के 81
हाँ 81 में ऐसे थोड़ा ना कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा, हाँ वो बाद में वहीं हो जाएगा, वो कर लेंगे हम लोग, हार्ड कॉपी है ना। नेक्स्ट एक बात दो बात और लिख लीजिए, अब 1773 में 1773 में ही, अब 1773 में। नेक्स्ट लिखिए, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ, जब ये एक्ट पारित किया गया था। लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित एक गुप्त समिति, सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी एक। नॉर्ड या नॉर्थ? लॉर्ड नॉर्थ, नॉर्थ उत्तर, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर यह एक्ट पारित किया गया। ये एक्ट पारित किया गया, की सिफारिश पर यह एक्ट पारित किया गया। यह एक्ट पारित किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि को, कहाँ थे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? ब्रिटेन में, ब्रिटेन में थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि को, हाँ कार्यावधि को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि को बढ़ा दिया गया था। 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों को, सिविल एंड डिफेंस, शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल, शासन की समस्त सैनिक एवं सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद जिसमें 4 सदस्य थे, 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। और निर्णय में बहुमत हेतु, और निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत प्रदान देने का, गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, देखो क्या हुआ इस कारण से, टोटल कितने थे? 4 + 1, 4 सदस्य प्लस गवर्नर जनरल, टोटल हो गए 5। इसमें ये रूल बनाया गया कि जो निर्णय लिया जाएगा वो बहुमत से होगा। लेकिन ये लोग क्या करते थे, जो 4 सदस्य हैं, कभी कभी ये लोग खुन्नस खा गए यदि, तो 3 एक साथ हो जाते थे, 3 एक साथ हो गए। अब गवर्नर जनरल के साथ विचार एक साथ 1 + 1 2 ही बचे, निर्णय बहुमत में इनके पक्ष में आ जाता था। तो गवर्नर जनरल की कंडीशन बहुत दयनीय थी, बेचारा डिसीजन ले नहीं पाता था, ज़्यादा पावरफुल तो 3 लोग लग रहे थे। तो इस स्थिति को बाद में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ख़त्म भी किया जाएगा और यहाँ पर गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य कर दिए जाएंगे। अब क्या होगा, अब यदि 2 लोग एक साथ हुए भी, 2 लोग एक साथ हुए भी, तो प्लस क्या होगा, 1 तो है ही, 1 इधर आ गया, गवर्नर जनरल इसके साथ और जुड़ गया, 2 लोग हो गए, मत बराबर हो गए। जैसे ही मत बराबर हुए तो निर्णायक मत गवर्नर जनरल फिर दे देगा, तो 3 मत के साथ बहुमत पारित हो जाएगा। निर्णायक मत का मतलब समझते हो, जब बराबर हो जाए स्थिति तो भैया, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, जब सदन में कोई बिल चल के लिए मतदान हो रहा हो और ऐसा लगे कि मत बराबर है, तो क्या होगा, उसमें अध्यक्ष महोदय के पास ये राइट्स होता है कि वो निर्णायक मत दें और बाजी चिट्ठी या पट्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है, कभी कभी आप लोग यदि सुनते हो लोकसभा टीवी, तो एक बार मैं देख रहा था, एक बिल पारित हो रहा था और उस बिल में क्या हुआ, वो तो बहुत नॉर्मली बिल कभी आप देखेंगे ना तो बहुत नॉर्मली अध्यक्ष महोदय पूछ लेंगी, ऐसे बोलती हैं कि कौन कौन पक्ष में है, हाथ ऐसे उठ जाता है, कौन कौन विपक्ष में है। ठीक है,
तो जो नहीं हाथ उठाए वो विपक्ष में, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे ही 3 बार वो बोलती हैं यस नो आई, तो ठीक है। तो वो क्या हुआ, मत सदन में हो गया कि अरे मत बराबर हैं, मत बराबर हो गए। जब कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है तो फिर अध्यक्ष महोदय क्या करती हैं, गिनती होती है, चलो अब गिनती हो जाए, ऐसे कैसे बराबर हैं ठीक है। कभी कभी जब गिनती कराएंगे, गिनती कराने के बाद और सिस्टम होते हैं, बटन उसका भी सिस्टम होता है, आपका मतदान आप कर सकते हो, ठीक है। मतदान का पूरा सिस्टम जब पढ़ाऊंगा मैं कैसे बिल पारित होता है, ठीक है। 3 चरण होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ठीक है। द्वितीय वाचन के टाइम पीरियड पे मतदान की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को वहाँ पे पढ़ेंगे, जानेंगे। तो ये हो गया आपका 1773 का राजलेख, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1600 का हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब इधर से जो है अब कल करेंगे, ठीक है। अब इसको यहीं रहते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका भी चालू होगा, जाना नहीं है कहीं।